हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी का डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 अच्छा रहा होगा, जो कि आपका 30 नवंबर को हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अभी मेरे पास बुकलेट सीरीज़ ए है, तो अगर आप लोगों के पास दूसरी बुकलेट है तो आप उसमें से क्वेश्चंस मैच करा लेना कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है डीएलएड के एग्ज़ाम में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक जीके, मैथ्स, रीजनिंग और लास्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शिक्षण अभिरुचि के, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को कहा जाता है। तो दोस्तों, हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी, सॉफ्ट स्किल तकनीकी, तो ये उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि यह छात्रों को रुचि जागृत करता है। इस पर प्रदर्शित किए गए लेखन व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, या फिर यह शिक्षकों और छात्रों को वर्तनी की अशुद्धियां कम करने में मदद करता है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती है कहलाती है। तो यह है समेकित शिक्षा प्रणाली, या फिर समावेशित शिक्षा प्रणाली, अनिवार्य शिक्षा प्रणाली, या फिर प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समावेशित शिक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 154, शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। तो दोस्तों, शिक्षक के व्यवहार में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो पेशेंस है, यानी कि धैर्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 155। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो खोज यानी कि इन्वेंशन करना, डिस्कवरी करना, इसे व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं, इसे बिना निर्देशन की खोज भी कहते हैं। शिक्षक पुनर्बलन प्रदान नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पर इसे जो गलत आएगा वो होगा, इसे व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं। तो खोज वाले में हम व्याख्या का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कि कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है। पहला है, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य जो सकारात्मक संबंध बनाना है वह, या फिर सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, विभेदित अनुदेशों का प्रयोग करना, या फिर स्वतंत्र और सहयोगात्मक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सभी इसके सही उत्तर होंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंड दिया जाता है गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, या फिर वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए, या फिर सबक सिखाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो दंड हम पनिशमेंट देते हैं वो गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति यानी कि बारंबारता, रिपीटिशन को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 हमारे पास है, मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है, या फिर मूल्यांकन केवल परिमाणात्मक होता है, या फिर निरीक्षण मूल्यांकन की विधि नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, मूल्यांकन जो होता है ना वो शिक्षक और छात्र दोनों को ही रीइंफोर्समेंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अध्यापक के रूप में आपकी विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा और चौथा दोनों ही, क्योंकि देखिए इसमें दे रखा है, कक्षा के प्रत्येक बच्चे के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना सबसे महत्वपूर्ण है, और विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो बाकी पहला और तीसरा ऑप्शन है, इसमें देखो याद करने की रटंत विद्या दे रखी है, और यहाँ पर बार बार जो प्रश्न पूछ रहा है उसको मना कर देना, तो ये गलत बात है। इसलिए ऑप्शन आपका 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 160 है, गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधि, छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों की रुचि एवं अभिवृत्तियाँ। देखो, इनमें से सिर्फ शिक्षण विधि का यहाँ पर हम प्रयोग नहीं करेंगे गृह कार्य देते वक्त, बाकी 4 हम लेंगे। तो तीसरा वाला जिसमें नहीं है, यानी कि 1, 2, 4 और 5, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161,
इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषताएं हैं। जो चिंतनशील अध्यापक होता है वो बुद्धिमान और स्मार्टनेस होता है, उसमें प्रतिबद्धता और खुले विचार होते हैं, सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक होता है और अच्छा अनुसंधानकर्ता भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। जो हमें सिलेबस देते हैं वो क्यों जरूरी है। यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायता करता है, यह कक्षा शिक्षा को नियंत्रण में रखता है और यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप में बनाने में सहायता करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी में यह सहायता करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव की ओर इंगित करता है। यानी कि जो पहले की शिक्षा थी और अब की शिक्षा है उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अंतर प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो पहला है शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा पूरा, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित ही तो है अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था। दूसरा है शिक्षार्थी की प्रतिभागिता से शिक्षार्थी की ग्राह्यता की ओर, या फिर शिक्षक के निर्देशों और निर्णय से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर, या फिर समझ आधारित अधिगम से रटंत सीखने की प्रणाली की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक के निर्देश हैं उससे ज़्यादा जो है इस पर बल दिया जाता है कि शिक्षार्थी की स्वायत्तता कैसी है। ठीक है, वो खुद कैसे सीख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 163 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 164। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 164 से लेके 170 तक क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि ये फ़ोटोज़ जो है मैंने मंगवाई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता देती हूँ। अगर आपकी बुकलेट ए है तो आप मैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब भी मुझे वो क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका लिख दूँगी। ठीक है, तो 164 का आंसर आपका डी है, 165 का सी है, 166 का सी है, 167 का भी सी है, 168 का भी सी है, 169 का भी सी है, 170 का भी सी है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपके सी हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की ओर। यहाँ पर हमको मैचिंग करानी है, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि पढ़ने संबंधी अक्षमता को मिलाना है। हम किससे मिलाएंगे? तो देखिए यहाँ पर पढ़ने संबंधी अक्षमता को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, और फिर उसके बाद गणित संबंधी जो अक्षमता होती है, यानी कि कैलकुलेशन में जो वो होती है डिसेबिलिटी, तो उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। लिखने संबंधी अक्षमता को हम डिसग्राफिया बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों अधिक प्रतिभागिता द्वारा, पूछताछ द्वारा, चर्चा द्वारा, या फिर विद्यार्थियों को व्याख्यान देकर। तो ये सभी अच्छी विधियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमसे पूछा है कि विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों को अगर हम खुद ही व्याख्या देने लग जाएं तो उनकी कैसे क्षमता बढ़ेगी? नहीं, अगर हम उनको खुद ही प्रतिभागिता देने का अवसर दें और पूछताछ करें, चर्चा करें, तभी ये संभव है। यहाँ पर विद्यार्थियों को व्याख्यान देकर ये गलत हो जाएगा आपका। तो 1, 2, 3 ऑप्शन आपको जिसमें दिख रहा है ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। इसमें पूछा है सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसकी प्रकृति जो है रचनात्मक है, या बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में शिक्षक की सहायता करता है। इसकी प्रकृति योगात्मक है, या बच्चों को स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कि यह बच्चों को स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकाल देता है, यह किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन हुआ। ये देखिए यहाँ पर आलोचना करना और अधिकार दिखाना व्यवहार यहाँ पर झलक रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उससे संबंधित नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है लिखा यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन पहला ही इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि जो उपचारात्मक शिक्षक होता है वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि हर किसी की जो है अलग अलग समस्याएं हो सकती है और उसका उपचार भी अलग अलग हम करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 175 हमने कर लिया है, 176 में चलते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन शिक्षण तकनीकी के संबंध में सही है।
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अगला देखते हैं। इसमें पूछा है 177 में पूछा है हमसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नवीन ढांचे की अनुशंसा करती है। तो 5+3+3+4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियाँ निम्न प्रकार की से वर्गीकृत की जाती है। तो किस प्रकार से वर्गीकृत की जाती है पूछ रहे हैं हमसे। बोलने और सुनने की रणनीति, लेखन एवं पठन रणनीति, मौखिक एवं लेखन रणनीति, या फिर भाषा रहित संप्रेषण रणनीति। तो सभी रणनीति इसमें सही होंगी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 179 है, समावेशित कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने में सहायक होगी। एक समावेशित शिक्षा में देखिए बहुसंवेदी जो सामग्री होती है वो सहायक होती है। अगला है शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए। तो क्या देखना चाहिए, सीखने में सक्रिय भागीदार के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या क्या होती है, इसका तात्पर्य होता है कि समग्र लक्ष्यों, योजनाओं एवं अभ्यासों से है जो विद्यार्थियों के अनुभवों को आकार देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता है। तो कैसे आवश्यकता है, आपका विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 183 जिसमें पूछा है प्रतिभा कक्षा 5 की विद्यार्थी है, जब शिक्षिका उसका मौखिक परीक्षण लेती है तो वह बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे पाती है। उसे बात करने में घबराहट होती है किंतु वह लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक के रूप में आप प्रतिभा का आकलन कैसे करेंगे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रियात अपनी कक्षा के बच्चों हेतु जीके का परीक्षण कराना चाहती है, किस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं कम समय लेने वाले होंगे। तो दोस्तों कम समय लगता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अगला प्रश्न है सृजनात्मक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है। सृजनात्मक, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव क्लास के लिए शिक्षक कक्षा का प्रबंधक और आयोजक है, शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने वाला है, विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान के सृजन करता है और शिक्षक उसका सुगम करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186, इसमें पूछा है दिनेश कक्षा 6 का विद्यार्थी है, उसके शिक्षक ने उसे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट करते समय उसने अपने पूर्व अनुभवों को याद किया और पाया कि उसने कुछ चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं की हैं। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह पुनः स्व अध्ययन करता है और अपने असाइनमेंट को सुधारता है और अपने शिक्षक को जमा करता है। इस प्रकार का आकलन किस प्रकार का आकलन होगा। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है शिक्षण के 3 स्तर कौन से होते हैं। दोस्तों शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अगला प्रश्न हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का व्यापक लक्ष्य पूछा है तो TLM का जो निर्माण है वो शिक्षा का कोई व्यापक लक्ष्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 188 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 189 पर हम पहुँचे हैं, गतिविधि और खेल आधारित विधियाँ कौन कौन से छोटे बच्चों, अच्छा किस प्रकार की है। तो छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती है तथा उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के अर्जन में सहायता करती है। साथ में रचनात्मक अनुभव के लिए प्रेरणादायक वातावरण निर्माण करती है। कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और समझ विकसित होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 190, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों से क्या कहेंगे कि यदि वे बरसात के दिन देर से विद्यालय आए। तो आप बोलेंगे कि उनकी देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, है ना, और क्या करेंगे। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शिक्षकों की तैयारी, साथ में आधारभूत संरचना और संसाधनों की उपलब्धता, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, मानव आवश्यकताओं का सही क्रम है।
तो ऑप्शन दिया है शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, स्नेह और संबंध की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं और लास्ट में है यथार्थीकरण की आवश्यकताएं। दोस्तों सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो क्या है, शारीरिक आवश्यकता हमें सबसे पहले चाहिए, फिर हमको अपनी सुरक्षा चाहिए होती है और फिर तीसरी जगह पे आता है आपका स्नेह और संबंध और फिर उसके बाद आता है सम्मान और बाद में यथार्थ की अनुभूति। तो ये बिल्कुल ही सही क्रम में लगे हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 जहाँ पर भी होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 193 का देखिए RPWD एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगता होती है। तो पहले इसमें 14 प्रकार की दिव्यांगता थी, फिर 7 और ऐड कर दी गई है, तो अब टोटल इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है NEP 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रगति कार्ड की अनुशंसा करता है। तो यह है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है, 360 समग्र प्रगति कार्ड। इसका ऑप्शन ए सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके आने वाले टाइम पर भी आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 195 हमारे पास है, विद्यार्थियों में जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वे कौन कौन सी है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति, आलोचनात्मक चिंतन, रटंत स्मृति और सृजनात्मकता। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही आ गया रटंत स्मृति, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 2 और 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि कक्षा में प्रस्तुत अवधारणाओं एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने के अवसर प्रदान करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्षेत्र भ्रमण। इसी में आप अलग अलग फील्ड में बच्चे जाएंगे। शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए तथ्यों की खोज करना, नवीन प्रयोग करना, ये सभी इस शिक्षा में जो है रिसर्च का कार्य करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। संदीप एक राजकीय विद्यालय में नियुक्त अध्यापक है। प्रत्येक पाठ के कक्षा शिक्षण के पश्चात उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हर पाठ को पढ़ाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सभी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों को हमने पाठ पढ़ाया उनको समझ में आया भी या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धा कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। उसने यह देखा कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। उसने इस पर चिंतन किया और यह एहसास किया कि बच्चों में अरुचि का कारण व्याख्यान विधि का प्रयोग हो सकता है। उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए उसको क्या करना चाहिए अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, पहला है अपनी शिक्षण शैली को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। फिर है शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग भी करना चाहिए। और लास्ट लिखा है विद्यार्थियों को एक एक करके पढ़ने के लिए कहना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। तो देखिए तीसरा वाला उनके लिए बोरिंग हो सकता है, इसलिए आप फर्स्ट और सेकंड करेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है NCF 2023 के अनुसार जो पंचकोश है उसका अर्थ क्या है। पंचकोश का अर्थ है पंचमुखी विकास, ठीक है, पंचमुखी विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे DL 2024 जो कि 30 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसका एजुकेशन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि का 50 क्वेश्चन सॉल्व।